गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स, मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर, मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, a lot of formulas we are learning, a lot of salt, a lot of acids, their uses, their applications and वगैरह वगैरह। ओके, तो इस ऑर्डर में हम लोग आज कुछ आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था किस तरह से कुछ स्पेसिफिक एसिड्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं कुछ स्पेसिफिक सॉल्ट्स के लिए, और उनमें जो होते हैं एसिड की चीज़ें जो होती हैं वो बेस की चीज़ें क्या क्या होती हैं साल्ट के लिए। तो जैसे मैंने कहा था कि अगर सोडियम क्लोराइड साल्ट है तो उसमें सोडियम क्लोराइड में जो उसका मेटल वाला पार्ट है वो बेस से आया हुआ है, और जो क्लोरीन क्लोराइड वाला पार्ट है वो एसिड से आया हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे साल्ट है जहाँ पे क्लोराइड्स आयन होते हैं, बहुत सारे ऐसे साल्ट है जहाँ पे नाइट्रेट आयन होते हैं, या और भी बहुत सारे फास्फेट होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे बेसिस भी हैं जो उनकी फैमिली इन्वॉल्व होती है उसमें, वो अपना शो करते हैं कि ये हमारी फैमिली का है ये। ठीक है ना, मतलब मेजर रोल उनका होता है वहाँ पे बेसिस का। जैसे सोडियम साल्ट्स है, पोटेशियम साल्ट्स है, अमोनियम साल्ट्स हैं, मैग्नीशियम साल्ट्स हैं, कैल्शियम साल्ट्स, कॉपर साल्ट्स। तो इन सब साल्ट्स की फैमिली होती है। इन सब साल्ट्स के बहुत सारे एग्जाम्पल भी होते हैं। ठीक है ना, जैसे हम कुछ आपको बता देते हैं यहाँ पे। जैसे आपका सोडियम साल्ट्स, अगर हम सोडियम साल्ट्स की बात कर लें तो ये सब जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया आपका, ठीक है ना, सोडियम नाइट्रेट हो गया, सोडियम साल्ट्स हैं। ठीक है ना, Na2SO4 हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया आपका, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट हो गया आपका। तो ये सब क्या है, सोडियम के साल्ट हैं। ठीक है, और अगर हम पोटेशियम के साल्ट की बात कर लें, POTAIUM, पोटेशियम साल्ट, तो इसके भी बहुत सारे साल्ट्स होते हैं। जैसे आपका ये मोस्ट कॉमन है, पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम नाइट्रेट है आपका, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, पोटेशियम सल्फेट है, ये आपका पोटेशियम ब्रोमाइड है आपका, KBr, या फिर पोटेशियम कार्बोनेट है आपका, KTCO3, मतलब और ही बहुत सारे हैं। ठीक है ना, ये आपका है हो गया, और या फिर इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं ये। तो ये सारी चीज़ें हैं। अमोनियम साल्ट्स, जहाँ पे अमोनिया हो तो बेस है ये। ठीक है ना, अमोनियम साल्ट होने का मतलब जो बेस से आया होगा उसको हम मेटल जो होगा बेस से आया होगा, अमोनियम साल्ट। तो ये क्या हो जाएंगे, जैसे देखिए आपका अमोनियम क्लोराइड हो गया, ठीक है ना, NH4Cl, या फिर अमोनियम नाइट्रेट, NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट हो गया। और इसके अलावा आपका अमोनियम सल्फेट, ये हो गया आपका अमोनियम ब्रोमाइड, NH4Br, ये सारे अमोनियम साल्ट्स हैं। ठीक है, ये अमोनियम साल्ट्स हो गए। मैग्नीशियम साल्ट्स की अगर हम बात करें, अगर मैग्नीशियम साल्ट्स की हम बात कर लें तो ये होते हैं आपके मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2, मैग्नीशियम सल्फेट, ओके, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये सारे। कैल्शियम साल्ट्स, कैल्शियम साल्ट्स जैसे कैल्शियम क्लोराइड मोस्ट कॉमनली, ठीक है ना, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम डाई, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, या फिर इस तरह से कैल्शियम एसीटेट, ठीक है ना, आई थिंक कैल्शियम कार्बोनेट होना चाहिए, कार्बोनेट तो नहीं होगा ये कैल्शियम एसीटेट है आपका। ठीक, इस तरह से होगा। कॉपर साल्ट, देखिए यहाँ पे जो भी स्टार्टिंग हम यूज़ करें सब क्या है, मेटल है, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है ना, और आपका मैग्नीशियम, ये इसको एक्सेप्शन नहीं, इसको छोड़ करके
मैग्नीशियम साल्ट, कैल्शियम साल्ट, कॉपर साल्ट, कॉपर क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट है ये, कॉपर कार्बोनेट है ये, कॉपर क्लोराइड है ये, तो ये सब साल्ट हैं आपको, ठीक है। तो ये स्पेशली अपनी फैमिली से बिलोंग करते हैं, बेसिस के जो होते हैं, जो बेस वाले पार्ट हैं, तो ये साल्ट है सारे, तो इनको आप लर्न कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेस इन्वॉल्व है, अगर बेस को बताना कि बेस कौन सा है तो भाई जिसमें है आप सेपरेट निकाल सकते हैं। सोडियम साल्ट है तो सोडियम इसमें रहा होगा, सोडियम है यहाँ पे, तो ये कहाँ से आया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का है। पोटेशियम से आया है तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का है। अमोनियम साल्ट है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड से आया हुआ है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से आया हुआ है ये मैग्नीशियम साल्ट, ठीक है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आया हुआ है कैल्शियम साल्ट। कॉपर जो है कॉपर ऑक्साइड से, यू जिसको कहते हैं, या कॉपर हाइड्रोक्साइड से आया हुआ है। बेसिस इन्वॉल्व है उसमें, उन बेसिस से ये रिएक्ट करके बना हुआ है किसी भी एसिड से, ठीक है ना। तो देखिए ये समझ में आपको, ये बस याद करना, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको बस आपको लर्न करके रखना है। कभी अगर से पूछा जाए कुछ एग्जांपल दीजिए तो आप उसको बताएंगे, ठीक है ना। और इसमें क्या आपके बहुत सारे वैक्यूलरी हैं, सबके फार्मूले आपको लर्न हो रहे हैं, ठीक है ना। और इनके नाम ऐसे ही आपको बोलते बोलते लर्न हो जाएंगे। इतनी बार हम लोग पढ़ेंगे कि सब बोलते बोलते ही लर्न हो जाएगा, उसमें आपको ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चाहे जितनी बार पढ़ेंगे आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये सी और ये केमिस्ट्री है। चलिए ठीक है, तो आगे हम अब एक टॉपिक और डिस्कस करते हैं, पीएच ऑफ साल्ट सॉल्यूशंस, ठीक है ना। अभी तक तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि पीएच एसिड का बेस का, मेनली एसिड और बेस का पीएच डिस्कस कर रहे थे, लेकिन अभी हम देखेंगे कि साल्ट का भी पीएच होता है। साल्ट, सारे साल्ट ऐसे नहीं होते जो कि 7 पे हो, न्यूट्रल हो, उनके भी कुछ पीएच होते हैं जो एसिडिक और बेसिक टाइप के भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पीएच ऑफ साल्ट भी जो होते हैं वो भी एसिडिक या बेसिक टाइप के हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि जब कोई एसिड किसी बेस से रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर फॉर्म करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है ना। हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं, कोई भी एसिड है अगर वो बेस से रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा और प्लस वाटर बनाएगा, और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, ये होता है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, ये होता है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ओके। ये है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है ना। अब क्या होता है, ये रिवर्स रिएक्शन भी हो सकता है, ठीक है ना। साल्ट रिएक्ट विद वाटर टू गिव बैक द एसिड एंड बेसिस, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड साल्ट हाइड्रोलिसिस, ओके। क्या होता है, व्हेन साल्ट एंड वाटर रिएक्ट टू फॉर्म acids and bases is called salt hydrolysis, ठीक है ना। क्या कहते हैं इसको, साल्ट हाइड्रोलिसिस। अब ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ एसिड और बेस, ठीक है ना। अब साल्ट को हम मेनली 4 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। द साल्ट्स में भी, आपको एनसीईआरटी में इतना मैटर मिलेगा नहीं, एनसीईआरटी बेस्ट है बट उसमें इतना मैटर नहीं मिलेगा। ये ओपन करके थोड़ा पढ़ रहे हैं आप, तो इसको पढ़ने के बाद अगर एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं तो आपको एनसीईआरटी काफ़ी हद तक समझ में आएगी, उसमें ज़्यादा दिक्कत होगी ही नहीं, प्रॉब्लम मान के चलिए आपको 9 के बराबर प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। लेकिन अब फर्स्ट टाइम अगर आप एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं उससे सारी चीज़ें क्लेरिफाई करने की कोशिश करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, अगर कोई टीचर आपको बता रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, लेक्चर सुनते रहिए, सब समझ में आएगा। लेकिन अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं, उसको समझना चाह रहे हैं, ठीक है, जैसे अब अभी लॉकडाउन चल रहा है तो सबको तो लेक्चर मिल नहीं पा रहे होंगे आई थिंक, या फिर किसी भी तरह से अगर आपको लेक्चर नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप क्या करते हैं, बुक की हेल्प लेते हैं। और बुक की हेल्प जब लेंगे आपको, तो अगर आपके पास रेफरेंस बुक है किसी भी राइटर की तो कोई दिक्कत नहीं होती, ज़्यादातर चीज़ें समझ में आ जाती हैं, क्योंकि जो भी रेफरेंस बुक्स होती हैं वहाँ पर लैंग्वेजेस थोड़ी लोकल लैंग्वेज होती है और फिर जनरल लैंग्वेज होती है, जिसको हम लोग समझ जाते हैं अच्छे से, सेंटेंसेस उसके
डेफिनेशंस, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें, फार्मूले तो वही रहेंगे, कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, बट क्या होगा कि सेंटेंसेस जो फॉर्मेशन होता है, सेंटेंस फॉर्मेशन डिफाइन करने का तरीका अपना थोड़ा अलग हो जाता है इन सबका, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल में ऑल ओवर कॉन्सेप्ट वही रहेगा, डिफाइन वही करना है हमको। ऐसा नहीं कि पीएच कुछ और आपको बताएगा, वहाँ पे न्यूट्रल का पीएच 7 से कुछ और हो जाएगा, सब कुछ वही रहेगा, ठीक है। फार्मूला आपका कैल्शियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब सारी चीज़ें सब वहीं रहेंगी, बट क्या होगा यहाँ पे थोड़ा ओपन करके अब बताया जा रहा है, और इसमें थोड़ा शॉर्ट में होता है, ठीक है, और स्टोरी टाइप की होती है। तो उसको समझने के लिए आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आप ये जानते हैं तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। Salt may be classified into 4 groups. अब साल्ट का क्लासिफिकेशन किसके बेस पे करेंगे हम? साल्ट का क्लासिफिकेशन इस बेस पे करेंगे कि किस तरह से साल्ट फॉर्मेशन हो रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, कैसे हो रहा है, 4 तरह कैटेगरी हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसके बेस पे हम देखेंगे कि साल्ट किस तरह से बन रहा है। जैसे मैंने कहा था कि जो साल्ट जो मेटल और नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद जो साल्ट बन रहा है, नॉन मेटल अगर एसिड से रिएक्ट करता है तो भी साल्ट बनाता है, ठीक है ना, मेटेलिक साल्ट, और बेस रिएक्ट करता है तो भी साल्ट बनाता है। लेकिन दोनों के साल्ट में क्या होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो वो डिफरेंस पीएच से रिलेटेड भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग जो 4 टाइप्स पढ़ रहे हैं वो इसी बेसिस पढ़ेंगे कि किस तरह का साल्ट बन रहा है, किस तरह के एसिड से रिएक्ट करने के बाद। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बन रहा है साल्ट, या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बन रहा है, या फिर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, या वीक एसिड वीक बेस, ठीक है, जो भी हो हम समझेंगे इसको। तो पहला देखते हैं साल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। साल्ट्स ऑफ, देखिए इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, इसको समझिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या क्या है, उस सॉल्ट जैसे कुछ एग्जांपल है, जैसे आपका NaCl हो गया, NaNO3 हो गया, ठीक है ना, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ये सब क्या हैं, ये वो साल्ट हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से बनते हैं, ठीक है ना। दे आर द साल्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। जैसे दिस साल्ट्स ऑन डिजॉल्विंग वाटर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस फॉर एग्जाम्पल। अब इनको डिजॉल्व करेंगे जब, ठीक है, एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। जैसे NaCl है, तो NaCl कैसे बना होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या बना है, NaCl प्लस वाटर, ठीक है ना। और एक प्रॉपर्टी आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की, कि व्हेनेवर यू डिजॉल्व इन वाटर दे डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू देयर आयंस, ठीक है ना। तो क्या होता है कि अब इन सॉल्ट्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, इन सॉल्ट्स को जब डिजॉल्व करेंगे वाटर में तो क्या होते हैं, ये डिसोसिएट हो जाते हैं एसिड्स और बेसिस में, ठीक है ना, जिसको हम लोग साल्ट हाइड्रोलिसिस कहते हैं। जैसे अगर NaCl है, इसको हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे या वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये बदल जाएगा आपका जो भी बेस होगा, NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना। ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है ये, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक। अब जैसे पोटेशियम नाइट्रेट है आपका, पोटेशियम नाइट्रेट ये भी एक साल्ट है। तो पोटेशियम नाइट्रेट को भी अगर हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये भी किस में चेंज जाएगा, इसमें आपको पता है कौन कौन से बेस हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन से बेस हैं यहाँ पे, नाइट्रिक एसिड रहा होगा, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और बेस क्या था आपका, बेस क्या था, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, ये है स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये आपको देखने को मिल रहा है कि स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, जब भी हम इस तरह के साल्ट्स को, साल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस को डिजॉल्व करते हैं वाटर में,
तो क्या होता है, हमें मिल जाता है बेस और जो एसिड होता है वो अलग अलग मिल जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, एसिड एंड बेस प्रोडक्ट प्रोड्यूस न्यूट्रलाइज ईच अदर कंप्लीटली, एज अ रिजल्ट द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल विथ pH 7। यहाँ पे क्या सॉल्यूशन न्यूट्रल pH, क्योंकि ये दूसरे न्यूट्रलाइज कर देते हैं तो जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन का pH क्या होगा आपका 7 होगा, है ना। समझ में आया। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन देख रहे थे हम लोग। ठीक, अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ठीक, दूसरा हमारा क्या है, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। साल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, या फिर हमको वीक WB लिख सकते हैं, WB। ठीक है ना, इस तरह से। अब ये क्या होता है, जैसे आपका अमोनियम क्लोराइड हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, आपका कॉपर सल्फेट हो गया, और एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया LCl3, इसके अलावा ZnSO4 हो गया, जिंक सल्फेट आपका, या फिर बेरियम क्लोराइड। तो ये सब क्या है, these salts are formed when strong acid and weak base react। ठीक है, देखिए आप जैसे यहाँ पे है, जस्ट 1 मिनट, इस तरह से क्यों हो गया, लाइट कट गई तो। ओके, ठीक है। तो ये देखिए, हम अगर आप किसी एक का देख लें कि कैसे बना हुआ है, हम लोग कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हुआ है। तो ये NH4Cl कब बन रहा था, जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन किससे करा रहे थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ये क्या है, वीक बेस है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इन दोनों का जब रिएक्शन करा रहे तो क्या बन रहा था हमारा, अमोनियम क्लोराइड बन रहा था और साथ में वाटर रिलीज हो रहा था। ठीक है ना। ये तो अब क्या करता है, यही चीज़ हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे कि दिस साल्ट्स आर डिजॉल्विंग इन वाटर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब जब इसको हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं, मैंने कहा था पहले से आपको, साल्ट हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं एक तरह से। तो जब साल्ट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, ये एसिड और बेसिस में ब्रेक हो जाएगा, वीक एसिड और वीक बेस में रिलीज हो जाएगा। जैसे अगर हम NH4Cl है साल्ट आपका, इसको अगर हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये फिर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है ना, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड में रिलीज हो जाएगा। जैसे बेस क्या बनेगा आपका, NH4OH, जैसा कि हम ऊपर बता ही चुके हैं, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है ना, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये क्या है आपका, वीक बेस है। ठीक, इस तरह से हो गया। एक और देख लेते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट है आपका, तो कॉपर सल्फेट को जब वाटर के साथ डिजॉल्व करेंगे तो ये भी किस में चेंज हो जाएगा, आपका जो बेस है, और वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड में। तो वीक बेस इसमें क्या बनेगा भाई, आप ये लगाइए, कॉपर ऑक्साइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सी है, तो वीक बेस हो गया आपका। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सी बनने वाली है, H2SO4, H2SO4, ये है आपकी स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है ना, ये है आपकी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इस तरह से यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो जाती है वीक बेस से। अब इस वीक बेस हैज द सॉल्यूशन इज एसिडिक विथ pH 7। अब क्या होगा, लेस देन pH, इसका सॉल्यूशन जो होगा, सॉल्यूशन का जो pH होगा वो क्या होगा, लेस देन 7 होगा। मतलब ये क्या होगा, ये होगा आपका एसिडिक, ये आपका एसिडिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना।
ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक बेस का रिएक्शन कराया हुआ है। तो ठीक है, आपको याद रहना चाहिए कि जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस से रिएक्शन कराते हैं तो जो साल्ट बनता है वो एसिडिक नेचर का होता है, उसका पीएच लेस देन। अब रीज़न ये है कि जो वीक बेस है इस स्ट्रॉन्ग एसिड को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है, ठीक है ना। यहाँ पे कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं हो पाता, जबकि हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में देख रहे थे कि वो एक दूसरे को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर दे रहे थे, ठीक है ना। तो कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर लेने का मतलब क्या है कि उनके पीएच जो हो रहे थे वो न्यूट्रल हो जा रहे थे, 7 हो जा रहा था। बट यहाँ पे अगर वो कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा है तो उसका पीएच जो होगा वो लेस देन 7 होगा, और वो जो साल्ट होगा वो आपका एसिडिक होगा, ठीक है ना। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है? साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। इसका देखते हैं क्या होता है। तो इसके एग्जांपल जैसे सोडियम कार्बोनेट है आपका Na2CO3, ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम एसिटेज, ठीक है ना, ETC। ये सब क्या हैं? ये सब साल्ट वो साल्ट हैं जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से बने हुए हैं, ठीक है। अब इनको डिसॉल्व करते हैं इनकी साल्ट हाइड्रोलिसिस ऑन साल्ट हाइड्रोलिसिस। इनकी हम साल्ट हाइड्रोलिसिस करते हैं। लिसिस मीन्स होता है टूटना, हाइड्रो मीन्स वाटर के प्रेजेंस में तोड़ना उसको, ठीक है ना। तो जैसे सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, बैलेंस यहाँ पे नहीं बैलेंस कर लीजिएगा, जैसे ऊपर यहाँ पे बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है, वो आपको पता है। तो ये बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2CO3। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या है? वीक एसिड है, ठीक है ना। इसका नाम क्या है? कार्बोनिक एसिड। ये क्या है आपका? कार्बोनिक एसिड है, ये आपकी कार्बोनिक एसिड है, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे। जैसे दूसरा देखते हैं हम, NaHCO3 प्लस H2O, तो क्या बनेगा आपका? NaOH, सेम चीज H2CO3, ठीक है ना। ये आपका वीक एसिड है और ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? द स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस्ड इज नॉट कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज बाय द वीक एसिड, हिंस द सॉल्यूशन इज बेसिक। अब यहाँ पे जो बेस हो रहा है, ये बेस जो है स्ट्रॉन्ग बेस, ये इस एसिड की वजह से, वीक होने की वजह से कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे जो होगा बेसिक नेचर का हो जाएगा, उसका पीएच जो होगा मोर देन 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो साल्ट पीएच जो होगा ये मोर देन 7 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा? साल्ट बेसिक नेचर का हो जाएगा, ठीक है ना। वहाँ पे क्या था? एसिडिक नेचर का, यहाँ पे क्या है? बेसिक नेचर का, जो हमारा साल्ट सॉल्यूशन है। तो हम साल्ट के पीएच की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो साल्ट बनेगा आपका, वो क्या कर रहा है? कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं हो पा रहा है, बेस को न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा है, मतलब बेस की जो प्रॉपर्टी है उसको कम्प्लीटली वो रिमूव नहीं कर पा रहा है। इसलिए यहाँ पे जो होगा वो साल्ट का नेचर बेसिक होगा, और उसका जब बेसिक होगा तो पीएच मोर देन 7 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए लास्ट देखते हैं। फोर्थ वाला हमारा क्या है? ये होगा आपका वीक साल्ट और वीक एसिड और वीक बेस। साल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस,
ठीक है, ये साल्ट क्या है, वीक एसिड और वीक बेस का, दोनों वीक हैं। ठीक है, जैसे अमोनियम एसीटेट NH4COO सॉरी ऐसे नहीं CH3COO NH4, इसका नाम है अमोनियम एसीटेट। ठीक है ना, अमोनियम एसीटेट। अब जब इसको हम साल्ट को डिजोल्व करते हैं वाटर में तो वीक एसिड और वीक बेस, द सॉल्यूशन इज ऑलमोस्ट न्यूट्रल विथ pH 7। ठीक है ना, अब दोनों वीक हैं। ठीक है ना, बोथ आर वीक, सो ऑन डिजॉल्विंग in water, they produces weak acid and weak base। ठीक है ना, तो जब दोनों वीक है तो क्या होगा, सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और pH क्या हो जाएगा, pH इक्वल टू 7 हो जाएगा। नियरली इक्वल तो नहीं कर सकते, लेकिन हम कह सकते हैं कि नियरली 7 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप समझ गए। मैं करता हूँ आपको शॉर्ट में, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तो ऐसे साल्ट बनेगा, ये क्या होगा, न्यूट्रल, pH इक्वल टू 7। उसके बाद हम लोग क्या किए थे, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। ठीक है ना, तो ये वीक बेस को कंप्लीट न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा था, यहाँ पे जो साल्ट बन रहा था वो क्या था, एसिडिक था, और pH क्या था उसका, pH लेस देन 7। ठीक है ना, अब जब हमने स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड लिया तो क्या हुआ, वो साल्ट कैसा बना, ये वीक एसिड इस स्ट्रॉन्ग बेस को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया, तो यहाँ पे क्या बन गया, जो बना वो साल्ट बेसिक नेचर का था, और इसका जो pH था वो क्या था, मोर देन 7। ठीक है ना, और जब लास्ट में हमने इस वीक एसिड प्लस वीक बेस लिया तो जो साल्ट बना वो कैसा था, वो न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था, और इसका pH नियरली 7 था, हम कंप्लीट नहीं कर सकते, नियरली pH इज 7। इसका जो pH था वो नियरली कितने था, 7। ठीक है ना, तो ये आपने पढ़ा, इसको आप याद करिए, इसको आप 2-3 बार रिपीट करिए कि कौन कौन से ऐसे साल्ट हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनते हैं, कौन कौन से साल्ट हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनते हैं, कौन कौन से साल्ट हैं जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बनते हैं, और कौन कौन से ऐसे हैं जो वीक एसिड और वीक बेस से बनते हैं। तो 2 आप याद रखिए, देखिए 2 ऊपर जो नीचे वाले हैं ये क्या हैं, न्यूट्रल टाइप के हैं, ये दोनों न्यूट्रल हैं, और बीच के जो जहाँ पे स्ट्रॉन्ग, कोई भी एक स्ट्रॉन्ग अगर है तो वहाँ पे नेचर बदल जाएगा, और जो स्ट्रॉन्ग होगा वही अपना नेचर दिखाएगा। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो इसमें स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड है, तो साल्ट का नेचर क्या होगा, एसिडिक। इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये क्या है, वीक एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसलिए इसका नेचर जो होगा साल्ट का बेसिक हो जाएगा। बाकी जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस क्या होंगे, एक दूसरे को उस तरह से न्यूट्रलाइज करेंगे। ठीक है ना, जब 2 सेम एनर्जी वाली चीज़ें आपस में लड़ेंगी या ऐसा होगा तो क्या होगा, दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे को फाइट करके फिनिश कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन उसमें से कोई एक अगर ताकतवर रहेगा तो फिर अपना वो अफेक्ट दिखाएगा। तो जहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस है वो अपने नेचर दिखाएंगे, अदरवाइज अगर दोनों इक्वल स्ट्रेंथ के हैं तो फिर वहाँ पे न्यूट्रल कंडीशन आ जाएगा। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही बस, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है ना, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू सो मच।